हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और वो एमपीएस 002 के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को है। और आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 24 अगस्त है। आप सभी को ये जो वीडियो है ये 25 अगस्त को मिलेगी। और जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, जिस हिसाब के क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए थे, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एमपीएस 003 में आए। और अब आप सभी के लिए एक नई आगाज और एक नई सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। अब हम आप सभी के एमपीएस 002 का जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी करवाएंगे और अपनी सभी वीडियो में आप सभी को प्रॉपर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, शुरू के जो 3 क्वेश्चन होंगे वो आप सभी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेट करते होंगे। और वो 3 क्वेश्चन कैसे होंगे, या तो वो यथार्थवाद या नव यथार्थवाद, या फिर वो मार्क्सवाद या फिर निर्भरता, या फिर वो आप सभी के लिए उदारवाद या नव उदारवाद के बारे में पूछेगा। लेकिन इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को समझने का ये आधार है। और आज हम यहाँ पर आदर्शवाद को पहले डिस्कस करेंगे, फिर आने वाली जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम यथार्थवाद को डिस्कस करेंगे, फिर नव यथार्थवाद को डिस्कस करेंगे, फिर उदारवाद को, नव उदारवाद को, मार्क्सवाद को। एक एक करके कंप्लीट आंसर की वीडियो मिलेगी। और आप सभी का पेपर 29 अगस्त को है, उससे पहले आप सभी के एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करा दी जाएगी। एक वीडियो आप सभी के लिए एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपलोड हो चुकी है और एक और आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भाई आदर्शवाद और यथार्थवाद में क्या अंतर है। क्योंकि अगर आप यथार्थवाद को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको आदर्शवाद के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है और आदर्शवाद से यथार्थवाद की उत्पत्ति हुई है, तो आप सभी को ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद एक विचारधारा है। किस चीज की विचारधारा है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में एक प्रमुख विचारधारा है। और ये विचारधारा पॉपुलर कब हुई? तो आप सभी को ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1918 के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था वुडरो विल्सन, और उन्होंने इस विचारधारा को काफी ज्यादा आगे पहुंचाया था। पहले हम आदर्शवाद को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम यथार्थवाद को भी डिस्कस करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस आप सभी को ध्यान रखना है कि वुडरो विल्सन ने 1919 में क्या किया, एक शांति प्रस्ताव सम्मेलन में क्या किए, अपने 14 सूत्र रखे थे। 1919 में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में जो मित्र राष्ट्र थे, जो जीते हुए देश थे, उन सभी ने सोचा कि भाई हम स्थायी रूप से युद्ध से कैसे अब पीछे हट सकते हैं या युद्ध से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता। बेशक से हम जीत गए परंतु युद्ध में हमें भी नुकसान हुआ है। तो भविष्य में युद्ध ना हो इसके लिए इन्होंने एक ऐसा सम्मेलन बुलाया जिसे पेरिस शांति सम्मेलन बोलते हैं, और उसमें शांति की बात हुई। इस पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्र रखे थे, और अपने इस 14 सूत्र के अंदर ही उन्होंने इस आदर्शवादी विचारधारा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और इन्होंने इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर ये बात भी कही थी कि अगर भविष्य में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना दें तो वो शायद युद्ध के कारणों को रोक सकती है या युद्ध को होने से रोक सकती है। अब आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि आदर्शवाद से ही उदारवाद निकल के आएगा, तो इसीलिए आदर्शवाद आप सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आदर्शवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्हें ही इसका क्या कहा जाता है, आदर्शवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आदर्शवादी विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस खोज में लगी थी कि आखिरकार युद्ध क्यों होते हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये विचारधारा काफी पॉपुलर हुई, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस बात को रखा कि भाई युद्ध क्यों होते हैं, युद्ध होने के क्या कारण है, तथा युद्ध से स्थायी रूप से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, युद्ध से कैसे बच सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कैसे कर सकते हैं। इस बात की खोज में कौन लगी थी? आदर्शवादी विचारधारा। ये आपको ध्यान रखना है। आदर्शवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है।
राज्य क्या है, एक नैतिक संस्था है। सरकार का कार्य जो है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है, और व्यापक कार्य इसीलिए क्योंकि उसको ही सबसे ज्यादा जनता की भलाई करनी है, देश की तरक्की करनी है और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसीलिए हर एक सरकार नैतिक नियमों को मानती है, जिससे राज्य के अंदर सभी के सभी जो है शासन के अंग अच्छे से कार्य कर सके। ये आप सभी को ध्यान रखना है, चाहे वो आर्मी रहे, चाहे वो मिलिट्री रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव रहे, चाहे वो कार्यपालिका रहे, ये सभी के सभी शासन के अंग अच्छे तरीके से काम कर सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो साथ ही साथ ये देश के अंदर जो भेदभाव है उन भेदभाव को समाप्त करने का कार्य करती है, और आपस में देश के लोगों को जोड़ने का भी कार्य करती है। आदर्शवादी विचारधारा का यह भी मानना था कि कानूनों के जरिए युद्धों को रोका जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छा बनाया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर रहे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होने से भी रोक सकते हैं। जो आदर्शवादी विचारधारा थी इसका यह भी मानना था कि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करने के लिए राजनीति के साथ साथ आर्थिक विश्व की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यानी पूरे विश्व में हमें एक ऐसी व्यवस्था कायम होगी, करनी होगी, जिसमें देश एक दूसरे से जुड़े रहे, जैसे आज ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जुड़े हैं। अगर एक देश की नीति से कोई दूसरा देश कुछ नहीं होता है तो वो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि अपनी जिस भी नीति के कारण वो उससे गुस्सा है या नापसंद करता है, अपनी उस नीति को उसके सामने रखने का प्रयास करता है। इसके बाद में आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख विचारकों के बारे में बात करें तो इसमें वुडरो विल्सन है ना, बेल्टन फील्ड, इसके बाद में बर्नार्ड रसल, जो कि युद्ध को अहिंसक जरिए से रोकने की बात करते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आदर्शवादी विचारधारा का यह भी मानना है कि जिन देशों के साझे हित होते हैं, साझे हित का मतलब होता है जिन देशों के एक जैसे हित होते हैं वो आपस में कभी नहीं युद्ध करते, जिनकी एक जैसी विचारधारा होती है वो आपस में कभी भी नहीं लड़ते, और साथ ही साथ विश्व के ताकतवर देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे पर हमला नहीं करते। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो ये विचारधारा जो थी धराशायी हो गई, क्योंकि जो है एक जैसे हित वाले देश भी आपस में लड़े द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, और ताकतवर देश जो थे उस समय के, जैसे उस समय के ब्रिटेन ताकतवर था, आप सभी को ध्यान रखना है। उस समय इटली ताकतवर था, उस समय जापान ताकतवर था, और दूसरी तरफ हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो अमेरिका हालांकि युद्ध में बाद में आया, सॉरी यहाँ पर ब्रिटेन का नाम नहीं, यहाँ पर आप जर्मनी का नाम रखिए, जर्मनी का इधर रखिए, आप इटली का नाम आप यहाँ रखिए, यहाँ पर आप फ्रांस का नाम रखिए, सॉरी इटली नहीं, ब्रिटेन का नाम यहाँ रखिए, यहाँ फ्रांस का रखिए नाम, फ्रांस के बाद में यहाँ पर आप रखना चाहे तो रूस का रखिए, यानी सोवियत संघ जिसको आप कहते हैं, यूएसएसआर, इसको रखिए आप यहाँ पर। परंतु ये ताकतवर देश एक तरफ के थे, ये ताकतवर देश एक तरफ से थे, इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता था, इनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था, ये आपस में लड़े, और जो आदर्शवादी सिद्धांत था ये पूरी तरीके से क्या हो गया, धराशायी हो गया। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे किसकी, यथार्थवादी विचारधारा की। ये आप सभी को ध्यान रखना है। यथार्थवाद क्या है, तो यथार्थवादी एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को इस प्रकार देखने को कहता है जिस प्रकार से असल में वह है। ये ध्यान रखना है कि यथार्थवादी जो विचारधारा है ये पूरी दुनिया को कैसे बोलते हैं। देखो इंग्लिश में यथार्थवाद को क्या बोलते हैं, रियलिज्म। मैं आपको बताता हूँ, रियलिज्म बोलते हैं। और ये जो रियलिज्म है इसका अर्थ क्या होता है, वास्तविकता। ये वास्तविकता पे क्या करती है, जोर देती है विचारधारा, कि कहती है कि रियलिटी में पूरी दुनिया जैसी है उसे हमें उसी तरह से देखना चाहिए, ना कि किसी और तरीके से। इसके अलावा यथार्थवादी सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरी बात आप सभी को ध्यान रखना है कि यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो आदर्शवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद इन सब से अपोजिट है, और बिल्कुल उल्टे किससे है, तो आदर्शवादी सिद्धांत से। इसका मानना था कि युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। यथार्थवाद का क्या कहना है कि युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है, और आदर्शवाद का ये कहना था कि युद्ध जो है वो नहीं होना चाहिए, युद्ध की वजह से देशों को नुकसान पहुंचता है, और युद्ध जो है एक संस्थाओं के जरिए रोका जा सकता है। परंतु यथार्थवाद का कहना है कि युद्ध होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से मानव का स्वभाव ही दोषपूर्ण है, ठीक इसी प्रकार से जो युद्ध होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब तक मानव का व्यवहार, मानव का जो ह्यूमन नेचर है वो एक दोषपूर्ण रहेगा, ठीक उसी प्रकार से युद्ध भी हमेशा होते ही रहेंगे। यथार्थवादी सिद्धांत जो है इसमें राज्य को मुख्य अभिकर्ता माना जाता है, तो स्टेट जो है इज द मेन एक्टर।
ये स्टेट को एक मेन एक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन एमएनसी की बढ़ती भूमिका के कारण यथार्थवादी की आलोचना की जा रही है। इसके बारे में हम डीप से बिल्कुल यथार्थवाद के बारे में जब हम आलोचना करेंगे यथार्थवाद की, तो उसमें भी जानेंगे कि जैसे राज्य जो है मुख्य अभिकर्ता होता है, राज्य से बाहर कुछ नहीं होता, राज्य एक देश के सारे निर्णय लेता है, राज्य के अनुसार ही, राज्य की नहीं सरकार, सरकार का मतलब होता है राज्य, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार सभी कार्य करते हैं। लेकिन आज के समय में एमएनसी जैसे जैसे आ रही है तो सरकार का दायरा सीमित होता जा रहा है, सरकार अपने अच्छे से नियमों को लागू नहीं कर पाती। जैसे आप देखो दिल्ली में मेट्रो चलती है, आप सभी मोस्टली दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के मेट्रो के बीच में जो है किराए वो बढ़े थे, किराए बढ़े थे, और किराए जब बढ़े थे, किराए जब बढ़े थे तो उस समय किराया जो बढ़ा था, तो उस समय जो गवर्नमेंट को कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट शायद कुछ करेगी, वो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि दिल्ली मेट्रो जो है वो प्राइवेट है। दूसरी बात हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डीटीसी की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर में है, तो डीटीसी देखो अब फ्री भी हो जाती है, तो राज्य का दायरा धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। और ये एमएनसी जब अपना प्रभाव दिखाती है तो सरकार कुछ कर भी नहीं पाती। ये आपको यहाँ पर समझना था। चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, अब हम इसको डीप से बाद में आगे डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो यथार्थवादी जो सिद्धांत है इसमें राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति पर जोर दिया जाता है। एक तो राज्य मुख्य अभिकर्ता है, मानव का स्वभाव दोषपूर्ण है और राष्ट्रीय हित से प्रेरित होता है। राज्य ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसमें उसका देश का हित नहीं होता। अगर उसका देश का हित नहीं होता तो वह ऐसा काम करता ही नहीं, ऐसे देशों के साथ संबंध भी नहीं बनाता। ये आप सभी को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हित क्या होती है पहले आप इसको भी समझिए। जो यथार्थवादी सिद्धांत है इसके सबसे टॉप क्लास के सबसे अच्छे सिद्धांत शास्त्री जिन्होंने यथार्थवाद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उनका नाम था हंस जे मॉर्गेनथाउ। इन्होंने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष माना है। इन्होंने क्या माना है? राजनीति को शक्ति के लिए। राजनीति का मतलब है विश्व में सबसे वर्चस्व है, सबसे शक्तिशाली कौन बनेगा, ये एक शक्ति के लिए संघर्ष है। आसान शब्दों में कहें तो शक्ति किसी एक व्यक्ति का वह सामर्थ्य होता है, यानी पावर एक किसी देश का, किसी व्यक्ति का एक वो सामर्थ्य होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क पे काबू करता है। यानी पावर एक ऐसी चीज होती है, यदि आपके पास में पावर है तो आप अपनी पावर के जरिए दूसरे लोगों पर कंट्रोल कर सकते हो। इसमें इंग्लिश में इन्होंने कहा था मैंस कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शंस ऑफ द अनदर मैन। अगर आपके पास शक्ति है तो आप क्या कर सकते हो? दूसरे लोगों के जो कार्य हैं उन सभी को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद में राष्ट्रीय हित प्रत्येक देशों के अलग अलग होते हैं और हर एक देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति बनाता है। ऐसे किसी भी देशों से अपनी विदेश नीति या फिर ऐसे किसी भी देशों से अपने संबंध स्थापित नहीं करता जिसमें उसका लाभ नहीं होता। कई बार राज्य के नेता नीतियों को, यानी अपने देश की जो नीतियां हैं उसका गलत अंदाजा लगा लेते हैं और उस वजह से अपने राष्ट्रीय हित का गलत अंदाजा लगा लेने के कारण उनके देश की जो विदेश नीति है वो पूरी गलत हो जाती है। कई बारी हम देखते हैं कि जहां पर भी लोकतंत्र होता है वहां पर सरकार जो है, जो राज्य है, वो उस पर किसी न किसी पार्टी की सरकार बनती है और उस पार्टी की जो विचारधारा है वो पूरे की पूरी सरकार के ऊपर दिखाई देती है और कई बारी विदेश नीति उनकी इसी वजह से गलत हो जाती है। नेपोलियन ने रूस के साथ युद्ध के साथ में वाटरलू में उसे पराजय मिली। नेपोलियन को, फ्रांस का था ये, क्यों पराजय मिली? क्योंकि रूस से उसने कुछ विदेश नीति का जिस हिसाब से समझना चाहिए। इसके अलावा हिटलर ने भी अपनी आकांक्षाओं के कारण ही जर्मनी को युद्ध में झोंक दिया और पूरा जर्मनी बर्बाद हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो हेनरी किसिंगर ये एक विद्वान है, इन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को सबसे पहला और अंतिम प्राथमिकता दी है और राज्य को यही कहा है कि राज्य का एकमात्र कर्तव्य होता है कि वो अपनी समस्त प्रजा को सुरक्षित रखेगा और अपनी प्रजा को कभी भी किसी बाहरी अटैक पे नहीं होने देगा। ध्यान रखना है, इसीलिए प्रत्येक देश जो है अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति को बढ़ाता है और हर एक देश को अपनी देश की सुरक्षा के लिए शक्ति को बढ़ाना भी चाहिए। अगर आप शक्ति के रूप से कमजोर रहोगे तो दूसरे देश आप पे अटैक कर देंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और ये आप सभी की स्क्रीन पर ये मेरा नंबर है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, आप उन सब लिंक पे फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स के साथ परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।